Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class of cloud computing. I'm your instructor, Dr. Nazia Anwar, and in this lecture, we will continue our discussion on overview of cluster computing. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लस्टर कंप्यूटिंग को देखा कि क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इसके देखते हैं कि इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग के। बेसिकली कंप्यूटर क्लस्टर क्या है हम रिव्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ loosely coupled or tightly coupled computers that work together so that in many respects they can be viewed as a single system. कोई भी कंप्यूटर क्लस्टर जो है आप उसको ऐसे व्यू कर सकते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो चाहे वो लूजली कपल्ड हो या टाइटली कपल्ड हो आपस में कनेक्टेड हैं और वो इस तरह आपस में कनेक्टेड हैं कि जैसे आपको ऐसे लग रहा होगा कि बिल्कुल आप उनको एज अ सिंगल सिस्टम आप उनको व्यू कर सकते हैं। और जो क्लस्टर्स के कंपोनेंट्स हैं दे आर यूजुअली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फास्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स। जैसे कि वो कोई फास्ट लैन के थ्रू आप उनको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के क्लस्टर के कंपोनेंट्स को, और उनकी हर नोड जो है वो जो कि यानी नोड का मतलब जो पीसी या वर्क स्टेशन विच इज़ यूज एज अ सर्वर जो है वो हर नोड जो है वो अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इंस्टांस रन कर रही होगी। कंप्यूटर क्लस्टर्स जो हैं ये किस वजह से इमर्ज हुए, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटिंग ट्रेंड्स जो थे वो कन्वर्ज हुए। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके अलावा हाई स्पीड नेटवर्क्स हैं और सॉफ्टवेयर हैं हाई परफॉर्मेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए। जब ये सब चीज़ें अवेलेबल हुई तो ये सब चीज़ें कन्वर्ज होकर कंप्यूटर क्लस्टर्स की आप emergence हुई। So the clusters are usually deployed to improve performance and um, availability over that of a single computer. कंप्यूटर क्लस्टर्स जो हैं वो किसी सिंगल कंप्यूटर की निस्बत उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है, इसीलिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। सिंगल कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा अवेलेबल है, ये हाई अवेलेबिलिटी है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है सिंगल कंप्यूटर की निस्बत। ख़ास तौर पे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हम जब कहते हैं तो स्पीड या अवेलेबिलिटी की वजह से कहते हैं। कंप्यूटर क्लस्टर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट है, और स्मॉल बिजनेस क्लस्टर्स हैं। उसके अलावा आप जिनकी सिर्फ चंद नोड्स होती हैं, यहाँ स्मॉल बिजनेस क्लस्टर से लेकर बहुत फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स जो दुनिया में हैं वो हर तरह की एप्लीकेबिलिटी है कंप्यूटर क्लस्टर्स की। So there are numerous advantages to using cluster computing. Some of these now I will discuss here. Like cost. So the reason for the growth in use of clusters is that they have significantly reduced the cost of processing power. क्लस्टर हम बेसिकली यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी वजह से प्रोसेसिंग पावर की कॉस्ट रिड्यूस हुई है। कैसे? क्योंकि क्लस्टर टेक्निक जो है ये कैसे कॉस्ट इफेक्टिव है दूसरी टेक्निक से। ये एक तो इसकी अमाउंट ऑफ पावर जो है और प्रोसेसिंग स्पीड जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो जो है उसकी वजह से हम इसको कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ऑफ द शेल्फ और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। क्लस्टर कंप्यूटर में ऑफ द शेल्फ आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर उसमें कस्टम बिल्ड प्रोप्राइटरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। अच्छा, मैंने ऑफ द शेल्फ की टर्म यूज़ की है। ऑफ द शेल्फ मीन्स a ready-made software product that you purchase as opposed to custom-made software that is designed for a specific purpose. For example, Microsoft Office is off-the-shelf software. तो जो ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं जो आप परचेज करते हैं तो उनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, और जो कस्टम बिल्ड होते हैं वो जो है किसी स्पेसिफिक
पर्पस के लिए बिल्ड किए जाते हैं, वो इसकी ऑपोजिट टर्म है, इसकी एंटोनिम है। तो मेन फ्रेम्स में जब उमूमन कस्टम बिल्ड जो है वो या प्रोप्राइटरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जबकि क्लस्टर कंप्यूटर्स में मोस्टली ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह जो है ये ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है कॉस्ट और अवेलेबिलिटी के परस्पेक्टिव में क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो जैसे जैसे ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं या कम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो आपके रिसोर्सेज जो है वो आप साथ साथ रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकते हैं। So another point is high availability. हाँ, स्केलेबिलिटी पीछे एक पॉइंट रह गया है। स्केलेबिलिटी का वही मतलब है कि स्केलेबल होते हैं आपका क्लस्टर, आप अपने नोड्स को इंक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स, टास्क रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा बढ़ती है, आपकी जॉब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूज़र्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप नोड्स जो हैं वो रिसोर्सेज को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी मीन्स क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो उसका इनहेरेंट हाई सिस्टम अवेलेबिलिटी उसमें होती है। किस वजह से? ड्यू टू द redundancy of hardware, operating systems and applications. So clusters provide cost effective high availability with lots of redundancy in processors, memories, disks, IO devices, networks, operating systems, images वगैरह। तो क्लस्टर्स जो हैं क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी इसी वजह से है कि ये आपको रिडंडेंसी इन हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस, आईओ डिवाइसेस, डिस्क वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई सिंगल कंपोनेंट फेलियर अगर हो जाए तो उसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? आप उसकी जगह जो है बहुत सारी रिडंडेंट मशीन्स होती हैं वो कंट्रोल ले लेती हैं, प्रोसेसिंग जो है वो अनइंटरप्टेड जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इस तरह टाइप की रिडंडेंसी जो है ये अमूमन मेन फ्रेम सिस्टम्स में नहीं होती। तो अगर कोई क्लस्टर में अगर कोई सर्वर जो है वो फेल हो जाए तो कोई दूसरा सर्वर जो है वो डेट कैन पिक अप द वर्कलोड। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका वैल्यूएबल टाइम जो है और जो इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट नहीं होती इवन इफ अ सर्वर फेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज स्केलेबल परफॉर्मेंस. It means that as we know, multiple machines provide greater processing power. तो ये हम scalable performance का मतलब ये है that scalable performance refers to the fact that scaling of resources leads to proportional increase in performance. अच्छा, resources means cluster nodes, मेमोरी कैपेसिटी, आईओ बैंडविड्थ वगैरह, ये जो रिसोर्सेज हैं अगर आप इनको स्केल करें तो उसकी मदद उससे क्या होगा कि साथ ही प्रोपोर्शनल जितनी आप रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे उतने ही प्रोपोर्शन में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होगी। ऑफ कोर्स बोथ स्केल अप एंड स्केल डाउन जो है दे बोथ आर रिक्वायर्ड, दे बोथ आर नीडेड डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन डिमांड एंड और कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंसिडरेशंस। यानी आपको स्केलिंग अप और स्केलिंग डाउन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी जो आपने कॉस्ट इफेक्टिवनेस कंसिडरेशंस आपने अपनी देखनी है या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके मुताबिक आप स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरी. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिकवरी. क्लस्टर मशीन्स जो हैं उनको हम इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि जितने भी सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर हैं ये उनको एलिमिनेट करता है। कैसे? रिडंडेंसी के थ्रू, क्योंकि तो क्लस्टर जो है ये किसी भी फॉल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। इस वजह से हम कहते हैं कि किसी भी फॉल्टी कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं टू अप टू सर्टेन एक्सटेंट. प्रोसेसिंग स्पीड. किसी भी क्लस्टर में जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स इकट्ठे वर्क कर रहे होते हैं, वो आपको बिल्कुल यूनिफाइड प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है, आपकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। ये आपको जो मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्किंग टुगेदर एज टू प्रोवाइड यूनिफाइड प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स faster processing. Another important benefit of cluster computing is flexibility. ये बिल्कुल मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो आप कह सकते हैं कि कंट्रास्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटर क्लस्टर है इसको आप
बिल्कुल ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं टू अ हायर स्पेसिफिकेशन, या आप एक्सपेंड कर सकते हैं बाय एडिंग एक्स्ट्रा नोड्स। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज strategic resource usage. It means that जो आपका आप अपनी कोई भी टास्क है उसको आप मल्टीपल नोड्स, जितनी भी क्लस्टर में जो नोड्स कनेक्टेड हैं उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी कन्फिग्रेशन में जो आप प्रेफर करें उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका ओवरहेड रिड्यूस होता है, क्योंकि जितनी जितनी भी मशीन्स जो आपको चाहिए वो उस प्रोजेक्ट के लिए या उस किसी भी टास्क को, जॉब के लिए, वो सारी रन नहीं हो रही होती, और आप अपनी जो है वो इन टर्न आप अपने रिसोर्सेज को फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं। यानी जितनी आपको आपने उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपको जितनी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी आप उन्हीं को कॉन्फ़िगर करेंगे, उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जो है इससे क्या होगा, ओवरहेड रिड्यूस होगा, आपकी जो है वो रिसोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, फ्लेक्सिबली आप रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे, बिकॉज नॉट ऑल मशीन्स नीड टू बी रनिंग ऑल जॉब्स। So another important benefit is failover support. Failover support क्या है? Failover support ensures that a system remains available for use if an application or hardware failure occurs. Clustering provides failover support in two ways. Number one is load redistribution and number two is request recovery. क्लस्टरिंग जो है वो फेल ओवर सपोर्ट जो है वो किस तरह आपको प्रोवाइड करी होती है, दो तरीकों से प्रोवाइड करती है। फेल ओवर सपोर्ट क्या है, ये इंश्योर करती है कि अगर आपका कोई सिस्टम जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहेगा, चाहे कोई एप्लीकेशन या हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई फेलियर अगर हो जाए तो भी आपका सिस्टम जो है वो अवेलेबल रहेगा। ये किन दो तरीकों से फेल ओवर सपोर्ट क्लस्टरिंग प्रोवाइड करती है? नंबर वन इज लोड डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर सेकेंड इज रिक्वेस्ट रिकवरी। लोड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जब कोई नोड फेल होती है तो उसका जो काम है, जो उसने टास्क परफॉर्म करना है, वो डायरेक्ट कर दिया जाता है किसी दूसरी नोड पर या सेट ऑफ नोड्स पर, तो इसको लोड रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड रिक्वेस्ट रिकवरी मीन्स whenever a node fails, the system attempts to reconnect the users with already processing requests to another node। यानी जब भी कोई नोड फेल होगी तो आपका सिस्टम जो है वो जितनी भी ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही होंगी उनको वो किसी दूसरी नोड पर कनेक्ट कर देगा। यानी यूजर्स जो है वो दोबारा ऑथेंटिकेट होके नई नोड से ऑथेंटिकेट होंगे, लॉगिन होंगे और अपनी जॉब्स को जो है वो रीसबमिट कर देंगे किसी दूसरी नोड पर। नेक्स्ट इज लोड बैलेंसिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है लोड बैलेंसिंग, क्योंकि लोड बैलेंसिंग का मतलब है, इसका पर्पज़ ये होता है कि आपने अपनी जो जितने भी यूज़र सेशंस हैं उनको आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है सर्वर्स पर कि इस तरह हो कि कोई सिंगल मशीन जो है वो ओवरवेल्म्ड नहीं होनी चाहिए। सो दिस स्ट्रेटजी इज स्पेशली वैल्यूएबल in the circumstance when it is difficult to predict the number of requests a server will receive। यानी ऐसी सिचुएशंस में जब ये पहले से प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो कि आपका सर्वर जो है वो कितनी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, तो ये पहले से आपको नहीं पता हो कि कितनी जॉब्स जो है वो सर्वर ने प्रोसेस करनी है, तो वहाँ पर ये लोड बैलेंसिंग की जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्योंकि लोड को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम नोड्स पर कि कोई भी मशीन जो है सिंगल मशीन ओवरवेल्म ना हो। तो जो यानी जॉब्स की ये डिस्ट्रीब्यूशन है या जो वो कैसे होनी चाहिए, जब भी आप कोई क्लस्टर में जब भी आप बहुत सारे सेवरल सर्वर मशीन्स जो है वो आप सेटअप कर रहे होते हैं,
तो जब आप उन पे जॉब्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन क्लस्टर्ड मशीन्स पे या नोड्स पर, तो वो किसी भी कन्फिग्रेशन में कर सकते हैं, विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लिनक्स एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं। सर्वर में जितने भी क्लस्टर्स होते हैं, यानी एक क्लस्टर में जितने भी सर्वर्स होते हैं, वो ज़रूरत नहीं है कि हर तमाम जॉब्स के लिए वो हर वक्त सारे सर्वर्स रन हो रहे हों, बल्कि कोई एक नोड जो है, इट कैन होस्ट, each node in the cluster can host a different set of jobs which needs only a subset of jobs needed to be loaded on a specific server machine. यानी ये फीचर जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है यूजिंग योर रिसोर्सेज, और आपको बहुत बेहतर स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी हर सर्वर मशीन पे लेस ओवरहेड होता है। आप जॉब्स को नोड्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे ये होता है कि फेल ओवर सपोर्ट भी प्रोवाइड होता है। जैसे कि अगर आपका एक सर्वर है, वो जो है वो होस्ट कर रहा है, लेट्स अज्यूम जॉब ए को, कोई दूसरा सर्वर है वो होस्ट कर रहा है जॉब्स बी एंड सी को, तो अगर पहला सर्वर फेल हो जाता है तो जो दूसरा सर्वर है वो तीनों जॉब्स को होस्ट करेगा, उनको टेक ओवर कर लेगा टू इंश्योर जॉब अवेलेबिलिटी, ताकि वो जॉब जो है वो अवेलेबल रहे। नेक्स्ट इज नोड फेलियर मैनेजमेंट। नोड फेलियर मैनेजमेंट जो है ये टेक्निक किस लिए यूज होती है? दिस टेक्निक इज यूज्ड टू हैंडल अ फेल्ड नोड इन अ क्लस्टर यूजिंग स्ट्रेटजीज सच एज फेंसिंग। यानी इसका पर्पज ये है कि ये किसी भी नोड को या किसी भी शेयर्ड रिसोर्स को आइसोलेट करती है, आइसोलेट किया जाता है। जब भी उस नोड में या उस शेयर्ड रिसोर्स में कोई भी मेल फंक्शन ये डिटेक्ट करता है नोड फेलियर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, तो उस नोड को या उस शेयर्ड रिसोर्स को आइसोलेट कर दिया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, फेंसिंग जो है वो दो तरीकों से परफॉर्म की जाती है। पहला ये है कि आप first method is to disable the node. पहले मेथड में आप नोड को डिसेबल कर देते हैं, एंड द सेकेंड मेथड जो है उसमें आप क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इस तरह की रिसोर्सेज की एक्सेस को, जैसे कि जैसे आप शेयर्ड डिस्क से। तो पहले पहला मेथड देखते हैं फेंसिंग का। The first method uses SNOTED, which stands for shoot the other node in the head. This method disables or power off the malfunctioning node. For example, अगर जो है वो पावर फेंसिंग जो है वो किसी पावर कंट्रोलर को यूज़ कर रही होगी, किस लिए? ताकि कोई भी फॉल्टी नोड जो है उसको टर्न ऑफ किया जा सके। Second method uses the resource fencing approach, which prevents access to resources rather than to turn off the node. सेकेंड जो मेथड है इसमें ये रिसोर्स फेंसिंग अप्रोच इसको कहते हैं, और इसमें हम उस फॉल्टी नोड को टर्न ऑफ नहीं करेंगे बल्कि उसकी एक्सेस को प्रिवेंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइबर चैनल फेंसिंग है, उसको हम यूज कर सकते हैं टू डिसेबल द फाइबर चैनल पोर्ट। Now let's see the architecture of cluster computer. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्लस्टर जो है उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नेटवर्क दैट इज़ डिजाइंड विद एन array of interconnected individual computer systems operating collectively as a single standalone system. यानी बहुत सारे इंडिविजुअल कंप्यूटर्स होते हैं या कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि इकट्ठे ऑपरेट कर रहे होते हैं, और वो किसी भी इंटरकनेक्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, और वो बिहेव ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे आपको होता है जैसे कि वो सारे ऐसे कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं लाइक अ सिंगल स्टैंडअलोन सिस्टम। तो इसमें जो जो नोड्स होती हैं
वो कोई सिंगल पीसी भी हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई मल्टी प्रोसेसर नेटवर्क जिसकी कोई मेमोरी हो, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हो और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। In general, two or more nodes connected on a single line और दो या दो से ज़्यादा नोड्स, सारी बात है वो किसी एक सिंगल लाइन पर कनेक्टेड होती हैं, या तमाम जितनी भी नोड्स हैं वो ये भी हो सकता है कि वो किसी कनेक्टेड हो, इंडिविजुअली कनेक्टेड हो थ्रू अ लैन कनेक्शन। सेकेंड इज द जो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें यूज़ होता है नोड्स में, टिपिकली जो क्लस्टर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ होता है वो नॉर्मली लिनक्स या सोलारिस यूज़ करते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें जो है वो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लाजमी है, जो क्लस्टर कंप्यूटिंग में जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो, चाहे वो लिनक्स है, सोलारिस है या विंडोज़ है, तो वो जो है वो आपको कुछ ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो वो आपको लाजमी प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इतना होना चाहिए कि वो आपकी जितनी भी लोकल रिसोर्सेज हैं या रिमोट रिसोर्सेज हैं वो उनको ईज़िली मैनेज कर रहा हो, और इसके अलावा वो आपको जो है वो सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो। अगर कोई सिस्टम में फेलियर अकर हो जाए तो वो आपको उस फेलियर के अगेंस्ट रिकवरी प्रोवाइड करे, रोबस्ट हो, और वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जितने भी हर तरह के ऑपरेशंस के लिए ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। उसको ईज़िली जो है वो क्लस्टर स्पेसिफिक एक्सटेंशंस के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंसिबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए, यानी आप जो है जब अपने सिस्टम को स्केल अप करें, मज़ीद नोड्स ऐड करें, तो परफॉर्मेंस पर कोई असरअंदाज नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि यूज़र जो है उसमें ऐसी वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट भी हो, यूज़र सपोर्ट भी हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट भी वो प्रोवाइड कर रहा हो, ये लाजमी होनी चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेट्रोजीनियस होना चाहिए, यानी उसमें आप पोर्टेबिलिटी हो कि वो मल्टीपल आर्किटेक्चर्स को सपोर्ट करे, क्योंकि क्लस्टर में हो सकता है कि वो मल्टीपल आर्किटेक्चर की नोड्स हों, यानी जिसमें हर आर्किटेक्चर के अपने हेट्रोजीनियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा ये जितनी भी नोड्स हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं किसी भी इंटरकनेक्शन नेटवर्क के। तो ये जितनी भी इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, नॉर्मली हम क्लस्टर्स में कोई फास्ट इंटरकनेक्शन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं ताकि वो हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट कर रहा हो और लो लेटेंसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो क्लस्टर नोड्स के बीच में। लेटेंसी लो होनी चाहिए, बैंडविड्थ हाई, इसको वो सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा इंटरकनेक्शन नेटवर्क होना चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लस्टर मिडलवेयर। ये कहाँ पर रिजाइड कर रहा होता है? ये कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस के बीच में ये जो है ये एप्लीकेशंस हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये है इसके बीच में रिजाइड कर रहा होता है क्लस्टर मिडलवेयर। ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर रहा होता है क्या सपोर्ट करने के लिए। एक तो दो तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर रहा होता है क्लस्टर मिडलवेयर, सिंगल सिस्टम इमेज इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंगल सिस्टम इमेज SSI इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? ये जो है सिस्टम और सिस्टम अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है ये देखते हैं। SSI जो है ये बेसिकली आप बहुत कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को ये इसकी मदद से जो सिंगल सिस्टम इमेज जो है इट मेक्स कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स अपीयर एज अ सिंगल मशीन, यानी ये आप रिसोर्सेज का एक ग्लोबलाइज्ड व्यू आपको सिस्टम रिसोर्सेज का प्रोवाइड करता है। जो SSI है सिंगल सिस्टम इमेज, आपको ऐसा लगेगा कि एक सिंगल कंप्यूटर मशीन है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। एंड सिस्टम अवेलेबिलिटी जो है इस सिस्टम अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इस ये क्या करता है, ये इनेबल करता है क्लस्टर बहुत सारी क्लस्टर सर्विसेज को, जैसे कि चेक पॉइंटिंग है या ऑटोमेटिक फेल ओवर है या जो है वो फॉल्ट टॉलरेंस है नोड्स की। तो ये अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। Another component is parallel programming environments. So the availability of standard parallel programming environments and tools such as compilers,
Message passing libraries have made clusters a practical alternative as a practical parallel processing platform. यानी आपको बहुत सारी इसमें कंपाइलर्स, मैसेज पासिंग लाइब्रेरीज वगैरह ये प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है वो इसको एज अ पैरेलल प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें. नेक्स्ट इज क्लस्टर एप्लीकेशंस. ऐसी एप्लीकेशंस जो कि क्लस्टर में आप जिनको रन करें वो जो है ग्रैंड चैलेंजिंग एप्लीकेशंस भी हम क्लस्टर कंप्यूटिंग पर रन करते हैं, जिनको ग्रैंड, और दूसरा इसके अलावा जो सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं. अच्छा, ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशंस GCA किसे कहते हैं? यानी क्लस्टर जो है, मैं ये पॉइंट दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जो ऐसी एप्लीकेशंस जिनको हम कहते हैं कि ये ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशंस हैं या सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हैं, क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है और उनको हम रन करने के लिए क्लस्टरिंग को यूज़ करते हैं. ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशन GCA क्या है? ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं साइंस की या इंजीनियरिंग की फील्ड में जिनका कोई बहुत ब्रॉड इकोनॉमिक या साइंटिफिक इम्पैक्ट होता है, और अमूमन ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो पैरेलल कंप्यूटर्स हैं उन पर ये इंट्रैक्टेबल होती हैं, और आप इनको जो है उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है. प्रोसेसिंग टाइम, मेमोरी, कम्युनिकेशन नीड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी हाई होती हैं. तो ये खास फीचर होता है ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशंस का, GCAs का. इसकी एक टिपिकल एग्जांपल ये है जैसे ग्रैंड चैलेंज प्रॉब्लम की, जैसे कि आपने किसी फिनोमेना को सिमुलेट करना हो, जिसको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर ना कर सकते हो. जैसे कि ग्लोबल GCA की एग्जांपल है, जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट मॉडलिंग है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, वो भी ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशन है. क्वांटम केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मॉडलिंग. इसके अलावा ये जो इंजीनियरिंग की फील्ड में इंजीनियरिंग एनालिसिस करते हैं यूजिंग CAD CAM, कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइन, कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग, और डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन में यूज़ करते हैं. यानी ऐसी फिनोमेना को मेजर करने के लिए जिसको आपको सिमुलेशन के थ्रू आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसको आप नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मेजर नहीं किया जा सकता, जिनको वो ग्रैंड चैलेंज एप्लीकेशंस होती हैं. So there exist numerous applications of cluster computing. Few of those are cluster computing. Number one, cluster computing can be implemented in weather modeling. वेदर मॉडलिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं. नंबर 2, आप इसको जो है वो व्हीकल ब्रेकडाउन और न्यूक्लियर सिमुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं. नंबर 3, इमेज प्रोसेसिंग में ये क्लस्टर्स जो हैं क्लस्टर यूज़ होते हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी यूज़ होते हैं. एस्ट्रोफिज़िक्स में ऐसी एप्लीकेशंस जो एस्ट्रोफिज़िक्स से रेलेवेंट हैं, एरोडायनामिक्स से रेलेवेंट हैं, डेटा माइनिंग की एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर क्लस्टर्स कंप्यूटिंग बेनिफिशियल है. इसके अलावा क्लस्टर कंप्यूटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपको असिस्ट करती है किसी भी ऐसी प्रॉब्लम्स को, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. नंबर 6 इज़ क्लस्टर computing applications holds the flexibility to allocate workload. Clusters holds the flexibility to allocate workload as small data portions. यानी क्लस्टर्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जो वर्कलोड है उसको स्मॉल डेटा पोर्शंस में डिवाइड करके मुख्तलिफ नोड्स पर एलोकेट कर सकते हैं. 7th, cluster computing has the capacity to function in many web applications such as security, search engines, database servers, web servers, proxy and email. And नंबर 8 इज़ बहुत सारी लाइफ सेवियर एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आप क्लस्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनको क्लस्टर्स पे रन करने के लिए आप यूज़ करते हैं. जैसे कि आप
फोरकास्ट करना हो, किसी अर्थक्वेक्स को फोरकास्ट करना हो, अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, या टॉर्नेडोज की अकरेंस को फोरकास्ट करने के लिए जो एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं उनको आप क्लस्टर्स पर रन कर सकते हैं. So this is the second part of overview of cluster computing. Thank you everyone for taking this lecture, and we will continue the discussion on overview of cluster computing in our next lecture.